Hello viewers, how are you? Hopefully everyone is doing great and is safe at home. मेरा नाम विकास है और आज मैं आप लोगों के साथ एक कंडक्ट करना चाह रहा हूँ कोविड 19 अवेयरनेस सेशन। कोविड 19 कोरोना वायरस क्या है, कैसे आया, कैसे फैल रहा है और इसने दुनिया के ऊपर क्या इफेक्ट डाला है, इससे हम लोग कैसे महफूज रह सकते हैं, खुद भी और अपनी फैमिली को भी कैसे इससे महफूज रख सकते हैं, क्या मिथ्स हैं और भी बहुत कुछ इसके बारे में जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। होपफुली इट विल बी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कोविड 19? कोविड 19 है क्या चीज़? सो बेसिकली गाइस, कोविड 19 एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। सो ये बात तो क्लियर हुई कि कोविड 19 डिजीज़ का नाम है जो कि बेसिकली कोरोना वायरस से फैलती है। कोरोना वायरस का क्लिनिकल नाम सार्स कोव स्लैश 2 है। जो डॉक्टर टेस्ट करते हैं लैब में वो बेसिकली इस वायरस को ढूंढते हैं आपके स्पेसिमेंस में से। सो नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी बीमारी है वो आया बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। सो कोविड 19 जो बीमारी है बेसिकली इट्स अ वायरल इन्फेक्शन जो कि वायरस से स्प्रेड करता है। अच्छा, अगर ये बीमारी है आपको तो क्या इसकी सिम्टम यानी आपको किस तरह की बीमारी होगी? तो इसकी जो टाइप ऑफ इलनेस है या बीमारी की जो टाइप है वो जब बिल्कुल स्टार्ट में है वो जस्ट इट विल बी जस्ट लाइक अ कॉमन कोल्ड। वो कॉमन कोल्ड होगी और जैसे जैसे खुदा ना खास्ता अगर ये बिगड़ती जाए तो ये आपको सांस की बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें सार्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ या इस तरह की बीमारी जो है वो हो जाती है लेटर स्टेज में, जब ये बिगड़ जाए। यानी एक्यूट स्टेज जो कोविड 19 की है वो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। अच्छा जी, अगर अब ये है बीमारी कोविड 19 किसी को है तो उसकी सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि कोविड 19 है आपको? तो उसकी पहली निशानी ये है कि आपको ड्राई कफ होगी, दूसरी निशानी बुखार होगा, तीसरी निशानी आपको थकन होगी, चौथी दूसरी जो सिम्टम्स हैं कोल्ड एंड फ्लू की वो होंगी। लेकिन तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो है खुश्क खांसी, दूसरा बुखार और तीसरी टायर्डनेस। और जब ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, अगर ये इसकी बिगड़ी हुई शक्ल के अंदर क्या होगा, आपको सांस लेने में मुश्किल होगी, आपकी सांस उखड़ेगी। तो खुदा न खास्ता इस स्टेज पे अगर आप हैं तो फिर तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन इवन जब आपको बुखार है, आपको खांसी है और आपको थकन फील हो रही है, आप इस चीज़ को लाइट ना लें, फ़ौरन हॉस्पिटल जाएं और अपना टेस्ट करवाएं। एक कॉमन है कि लोग कहते हैं कि यार शायद मुझे कोल्ड है, फ्लू है, एलर्जी है, कोविड 19 नहीं है, कोरोना नहीं हुआ मुझे। तो बेसिकली इन शॉर्ट, यानी ये डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इसके, लेकिन बुखार है, खांसी है और थकन है, तो ये तीन कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि मैच करती हैं फ्लू के साथ। लेकिन आप इस चीज़ को रिस्क ना लें, फ़ौरन आप हॉस्पिटल जाएं और अपना टेस्ट करवाएं, ताकि अगर आपको कोविड 19 है और ये स्टार्टिंग स्टेज पे है तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अब हमने देख लिया कि कोविड 19 क्या है, कोरोना वायरस क्या है। अब देखते हैं कि अभी तक इसने दुनिया के ऊपर क्या इफेक्ट डाला है कोरोना वायरस ने। तो ये मैप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, पूरी दुनिया का नक्शा है और उसके ऊपर हर जगह लाल धब्बे लगे हुए। मतलब दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोरोना वायरस से लोग अफेक्ट नहीं हुए, पूरी दुनिया पे इसका इफेक्ट आया। और अभी तक आज तक की जो अदादो शुमार हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उसके मुताबिक 4.371 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड हो चुके हैं जिनके टेस्ट हुए और वो कंफर्म है। और इससे अभी तक 1.562 मिलियन लोग जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं। और अनफॉर्चुनेटली 3 लाख लोग अभी तक इस कोरोना वायरस से जान बाक हो चुके हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो कल तक के जो अदादो शुमार हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 36,000 लोग अब इससे अफेक्ट हो चुके हैं
और 770 लोग इससे जाँ बाक हो चुके हैं, और जो रिकवर हुए हैं वो 9,700 लोग इससे रिकवर हो चुके हैं। सिंध और पंजाब में सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, KPK और आज़ाद जम्मू कश्मीर में रिलेटिवली कम नंबर्स हैं। अच्छा, इसमें एक जो कन्फ्यूजन है वो आप न्यूज़ में देखते हैं कि यार आज 500 केसेस आ गए, आज 600 केसेस आ गए, तो वो बेसिकली क्यों है? वो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 600 लोगों को कोरोना वायरस हो गया है। बेसिकली आपको पता है कि इसका जो टेस्ट है वो टेस्टिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस, कि एक तो लोग खुद सामने नहीं आते, अगर आते भी हैं तो वो उस स्टेज पे आते हैं जब उनको सीवियर सिम्टम्स आ जाते हैं कोरोना वायरस के। तो जैसे जैसे टेस्ट करते जाएंगे, आज ही अगर आप पूरे पाकिस्तान का टेस्ट कर देंगे तो आप सुनने में आपको मिलेगा खुदा नाश्ता एक ही दिन में कितने हज़ार लोगों को कोरोना वायरस हो गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एक दिन में नहीं हुआ। एक मान लीजिए एक आदमी को जनवरी के अंदर कोरोना वायरस था, लेकिन उसका टेस्ट आज हो रहा है, तो उसका नंबर जो है वो आज की ही डेट में अनाउंस होगा। अच्छा, और इस कोरोना वायरस ने सिर्फ खाली यही नहीं है कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में अफेक्ट किया है लोगों को, बल्कि इसने इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत ही बुरे असरात मुरतब किए हैं। अभी तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, IMF के जो अदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक तकरीबन 76.69 बिलियन US डॉलर्स का ओवरऑल द वर्ल्ड जो है वो GDP लॉस हो चुका है, और मज़ीद इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2020 में वो -1.0% हो गया है, जो कि प्रेडिक्टेड ग्रोथ रेट 3.5% के मुकाबले में 4.5% कम है। इसके ऊपर मज़ीद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं डिटेल में आप लोगों से शेयर करूंगा कि कौन से सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, ताकि हम लोग उसको भी देख सकें इन डिटेल, और देखेंगे कि लोग किस तरह से उसमें बिजनेस रिकवरी प्लान्स बना रहे हैं, अपने बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान्स किस तरह से वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं इस कोरोना वायरस के बाद की जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए। अच्छा जी, अब हमने देख लिया है कि कोरोना वायरस क्या है और वो किस तरह से दुनिया को उसने अफेक्ट किया है, तो अब ये जानना ज़रूरी है कि ये फैल कैसे रहा है, हाउ इट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये फैल किस तरह रहा है, तो फिर हम लोग कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं ताकि हम लोग इससे बच सकें। तो कोई भी जो वायरल डिजीज़ है या वायरल इन्फेक्शन है, स्पेशली रेस्पिरेटरी जो भी इन्फेक्शन है, उसके फैलने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन उसको बोलते हैं, दूसरा कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, और तीसरा एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। सो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन क्या है कि जो ड्रॉपलेट्स जब कोई आदमी खांसता है, छींकता है या बोलता है तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। अब ये ड्रॉपलेट अगले आदमी के नाक, मुंह और आंखों के रास्ते दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता जो आदमी कोरोना वायरस से अफेक्टेड है और वो खांसे या छींके या बात करे और उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकल के दूसरे आदमी के हाथ पे लगते हैं या चेहरे पे लगते हैं, और वही हाथ जो हैं वो ड्रॉपलेट्स अगर वो अपनी आंख में लगा लेता है या मुंह में चले जाते हैं, तो उस आदमी को भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो लिहाजा अब आपको थोड़ी बहुत समझ लग रही होगी कि जब हमें ये पता चल गया कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है, तो इन ड्रॉपलेट्स को रोकने के लिए मास्क और हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन डिटेल में हम लोग इसको आगे मज़ीद देखेंगे। अच्छा जी, दूसरी जो टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है वो है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। अब कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन क्या है? 2 तरह की है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या है, एक आदमी है वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड है, उसने खांसी की, छींका और उसने अपने हाथों पे ही छींक लिया, वही हाथ आपसे मिलाता है, तो आपने वो हाथ लेटर किसी स्टेज के ऊपर आपने अपने मुंह पे लगाया या आपने उससे अपनी आंखों में खारिश की, तो आपको कोरोना वायरस ट्रांसमिट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड नोन एज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन।
और इनडायरेक्ट क्या है, खांसी की इन्फेक्टेड आदमी ने या छींका और वो किसी सरफेस के ऊपर उसके ड्रॉपलेट्स गिरे, उस सरफेस के ऊपर बाद में आपका हाथ लगा, जिस तरह कॉमन टॉयलेट का डोर है या ऑफिस का दरवाज़ा है, इन्फेक्टेड पर्सन ने छींका अपने हाथ पे ही, उसी हाथ से उसने डोर हैंडल को खोला और बाद में आप आए उस ऑफिस के अंदर और आपने वो हैंडल खोल के आप ऑफिस में गए, उस हैंडल पे जो ड्रॉपलेट्स लगे हुए थे वही ड्रॉपलेट्स आपके अंदर ट्रांसमिट हो गए जब आपने अपनी आंखों को या मुंह को या नाक को हाथ लगाया। तो दैट इज indirect contact transmission. And the third and the last type is the airborne transmission. Airborne transmission क्या है कि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, मैं छींकूं, हवा के अंदर कोई भी आसपास नहीं था और ये ड्रॉपलेट्स हवा में ही रहें, और जब मैं कोई भी आदमी सांस ले रहा है तो वो सांस के रास्ते ये ड्रॉपलेट्स अपने अंदर लेके जा रहा हूँ। तो कोरोना वायरस के केस में जो दो टाइप्स हैं, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन एंड कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, यही दो अभी तक साबित हुआ है कि ये ही दो रास्ते हैं जिनके थ्रू कोरोना वायरस ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन एयरबॉर्न ट्रांसमिशन अभी तक इसके कोई एविडेंस नहीं है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के थ्रू कोरोना वायरस फैल रहा है। तो बेसिकली वी आर लकी कि इट इज़ नॉट एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, अदरवाइज आप इमेजिन कर सकते हैं कि अभी इतना एडवर्स इफेक्ट है, तो अगर एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होती तो कितना और सीवियर इफेक्ट होता है इसका। तो अब आपको थोड़ी बहुत समझ लग गई होगी कि ये जो हम लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं या गवर्नमेंट जिसके ऊपर एम्फसाइज कर रही है, वो सारी इन दो टाइप ऑफ ट्रांसमिशंस को रोकने के लिए हैं। मज़ीद जानने के लिए कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है, मैं आपसे अब एक नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करता हूँ चेन ऑफ इन्फेक्शन, जो कि हमें ब्रेक करना है। जी व्यूअर्स, चेन ऑफ इन्फेक्शन ये है जी चेन ऑफ इन्फेक्शन, जिसके थ्रू बेसिकली कोई भी इन्फेक्शन, स्पेशली रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होती है, वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो इसमें जो पहला एलिमेंट है वो इन्फेक्शियस एजेंट है। सो इन्फेक्शियस एजेंट क्या है हमारे केस में, वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो कि बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि ये इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि कोरोना वायरस है। ये सबसे पहले क्या है कि ये एक रेजरवायर में आएगा। रेजरवायर वो आदमी हो सकता है, जानवर हो सकता है, आपका खाना हो सकता है, जिसके अंदर कोरोना वायरस आ चुका है। अब एक आदमी के अंदर कोरोना वायरस है और उसको उस आदमी से नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वो एग्जिट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब रेजरवायर से वो एग्जिट कैसे होगा? कोरोना वायरस के केस में जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो छींकने से, खांसने से होगा। ब्लड अगर कट लगा हुआ है और वही ब्लड आपको टच हुआ है और वो आपकी वॉन्डेड सरफेस के थ्रू आपके साथ इन कांटेक्ट आया है, तो भी कोरोना वायरस आपके अंदर जा सकता है। तो बेसिकली पोर्ट ऑफ एग्जिट में खांसना, छींकना, बोलते हुए ड्रॉपलेट्स का निकलना, खून बहना, ये आपके पोर्ट ऑफ एग्जिट्स हैं। अब एक आदमी से एग्जिट हो गया तो अब आगे वो ट्रांसमिट कैसे होगा, दैट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो कि मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। कोरोना वायरस के केस में मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है और कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन है। अब उस ट्रांसमिशन के थ्रू होते हुए वो नए आदमी के पोर्ट ऑफ एंट्री में गया, वो वही हैं जो पोर्ट ऑफ एग्जिट्स हैं। खांसना यानी नाक, मुंह और आंखें, ये आपके पोर्ट ऑफ एंट्रीज हो जाएंगे। और जब पोर्ट ऑफ एंट्री भी उसको मिल गई कोरोना वायरस को, तो वो नए होस्ट के पास आ गया, यानी एक नया आदमी अफेक्टेड हो गया। तो इस तरह से ये चेन चलेगी कि कोरोना वायरस इसी तरह से एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र होगा, इस चेन को फॉलो करते हुए। तो हमें क्या करना है? बिल्कुल हमें क्या करना है? हमें ये करना है, वी हैव टू ब्रेक द चेन। हमें इस चेन को तोड़ना है ताकि एक आदमी से दूसरे आदमी तक ये कोरोना वायरस ना ट्रांसफ़र हो। तो अब इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये जो आप ये देख रहे हैं, अभी हम लोग कह रहे हैं वैक्सीन नहीं है। अगर वैक्सीन हो तो बेसिकली हम लोग डायरेक्ट इसी कोरोना वायरस या जो इन्फेक्शियस एजेंट है,
बेसिकली हम लोग इसको किल कर सकते हैं अगर हमारे पास वैक्सीन आ जाए। लेकिन क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेन को ब्रेक करेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इस चेन को किस तरह से ब्रेक करना है, या दूसरे मानों में हमें किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ओके, नाउ वी हैव टू सी हाउ टू ब्रेक द चेन। कैसे चेन को तोड़ना है, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखी है। सो चेन को तोड़ने के लिए बेसिकली 6 हमारे पास की प्रिंसिपल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग चेन को तोड़ सकते हैं। सबसे पहले पोर्ट ऑफ एंट्री और एग्जिट्स, जो कि मैंने आपको बताया था, या मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे चेन के अंदर। इनको तोड़ना है। इनको किस तरह से तोड़ सकते हैं? पहली चीज जो हम कर सकते हैं, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली। 20 सेकंड के लिए अपने हाथ हमें साबुन और पानी से धोने हैं। पहली प्रेफरेंस जो है वो साबुन और पानी है। अगर ये अवेलेबल ना हो तो इन केस ऑफ इमरजेंसीज आप अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स भी यूज कर सकते हैं। सो दीज फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर हैंड हाइजीन, जो आपके हाथों की हाइजीन है उसका ख्याल करें, वो सबसे ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरा जो इसमें एलिमेंट आ जाता है वो बूस्ट योर इम्यूनिटी। फॉर गॉड बेड, अगर आपको कोरोना वायरस ट्रांसफर हो चुका है तो आप अपनी बॉडी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें ताकि आपकी बॉडी उस वायरस से लड़ सके और आपको जो इलनेस है कोरोना वायरस से वो ना हो सके। चौथी चीज, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद एनीवन शोइंग साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस। किसी को खांसी, जुकाम, नज़ला और वो छींक रहा है, उससे ज़रूर बचें, उससे दूर रहें, ये सबसे ज़रूरी है। और 5वीं चीज़, जब भी आपको खांसी आए, छींकें आप, ये आपको डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस करना है। कोरोना वायरस से बचने के लिए नहीं, नॉर्मल भी एक अच्छे अखलाकियात का तकाजा यही है कि जब भी आपको खांसी आए या आपको छींक आए, आप उसको कवर करें। कवर करने के लिए बेस्ट चीज़ टिश्यू पेपर है। आप उसको जब भी खांसें या छींकें, टिश्यू पेपर में खांसें और उस टिश्यू पेपर को फ़ौरन डिस्पोज ऑफ कर दें। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर टिश्यू पेपर आपके पास नहीं है, रुमाल आपके पास नहीं है, तो फिर आप इन केस ऑफ इमरजेंसी अपनी एल्बो को भी यूज़ कर सकते हैं। और इस केस के अंदर फ़ौरन छींकने खांसने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, फ़ौरन अपने हाथ साफ करें, साबुन और पानी से उनको धोएं। ना कि आप पूरा दिन इंतज़ार करते रहें जब आपको टॉयलेट जाना हो तब भी जाके आप अपने हाथ साफ कर रहे हैं। नहीं, जब भी छींकें या खांसें फ़ौरन उसके बाद आप अपने हाथ साफ करें रेगुलरली। एंड द लास्ट स्टेप इन ब्रेकिंग द चेन इज ट्रेवल ओनली इफ इट इज़ एसेंशियल। सफ़र करना बंद कर दें, घरों में रहें। क्यों? क्योंकि पहली चीज़, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, वैक्सीन नहीं है, मतलब कोरोना वायरस नहीं मरा। अगर वो नहीं मरा तो रिजर्वायर उसके पास है, यानी हम लोग इंसान, कि हम उसको कैरी कर रहे हैं। अगर हम कैरी कर रहे हैं तो अगर हम घर में रहेंगे तो हमसे बाकी लोग महफूज रहेंगे। तो हमारा घर में रहना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमें हो ना जाए, हो सकता है हम ही रिजर्वायर बने हों कोरोना वायरस का और हम लोग बाहर निकले तो हमारी वजह से और लोग भी अफेक्ट हो जाएं। तो घर पे रहना है, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो हमें ट्रैवल नहीं करना। ये फिर एक इमेज आपसे शेयर कर रहा हूँ, वही 6 स्टेप्स। वॉश योर हैंड्स, देन अवॉइड शेकिंग हैंड्स विद अदर्स, अवॉइड अपना हाथ दूसरों से मिलाना ना मिलाएं। और सेकेंडली, अगर आप हाथ मिला रहे हैं तो अपना हाथ अपने फेस, नाक, आंखों पे ना लगाएं अनलेस कि आप उसको दोबारा धो चुके हो। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें 1 मीटर की। एंड देन कफ एंड स्नीज, ऑलवेज यूज टिश्यू पेपर। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो एल्बो यूज़ कीजिए। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं जो कि मैंने पहले आपको बताया था, जो कि है फीवर, ड्राई कफ एंड टायर्डनेस, अगर ये 3 अलामात हैं तो फ़ौरन डॉक्टर को कांटेक्ट करें, हॉस्पिटल जाएं, अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं। और हाथ किस तरह से धोने हैं, दीज आर द 7 स्टेप्स फॉर हैंड वॉशिंग। इसको गौर से देखें, जब भी आप हाथ धोएं ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करें। हाथों की हथेलियाँ, उंगलियाँ अंदर बाहर से उनको साफ करें।
हाथों के अंगूठे, हाथों की टिप्स, इन सब को अच्छी तरह से धोएं। ये जो मैंने आपको एक स्टेप बताया था, लाइक कवर योर कफ एंड स्नीज, ये इस इमेज से आपको मजीद क्लियर होगा कि जब भी खांसी आए या छींक आए फौरन अपना नाक और मुंह फौरन टिश्यू पेपर से कवर करें। उसके बाद टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंकें, उसको वहीं टेबल पे या कॉमन प्लेस पे ना छोड़ें, उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। तो पहले स्टेप को हम कहते हैं कैच इट, like we have to catch the sneeze or the cough and then we have to dispose it. So these two parts are equally important, catching your cough and sneeze and disposing it off. So these two steps you should follow to ensure your safety and the safety of others around you. खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। और अगर इन केस टिश्यू पेपर नहीं है तो अपनी एल्बो यूज़ करें। और लास्ट स्टेप, अपने हाथ ज़रूर धोएं और उसको पेपर टॉवल से ड्राई करें। एंड द लास्ट स्टेप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच इज डिसइंफेक्टिंग द शेयर्ड सर्फेसिस। आप ऑफिस में जा रहे हैं, आप अगर हॉस्पिटल की रिसेप्शंस पे हैं, मेक श्योर करें कि वो जो टेबल है, जो डेस्क है या जो कॉमन एरियाज हैं, डोर हैंडल्स हैं, बाथरूम्स हैं, लिविंग एरियाज हैं, वो सब रेगुलरली आप डिसइंफेक्ट करें। डिसइंफेक्टेंट्स आपको मार्केट से ईजिली मिल जाएंगे। अगर घर पे भी अगर आप बनाना चाहते हैं डिसइंफेक्टेंट, तो ये सिंपल रेसिपी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं टू मेक डिसइंफेक्टेंट एट होम। उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है कि रेगुलर ब्लीच जो है वो 3/4 कप आप यूज लें और उसको 1 गैलन पानी में डाल लें। जस्ट ये आपका डिसइंफेक्टेंट तैयार हो जाता है। इससे इसको स्प्रे बॉटल में डालें और इसी से आप सफाई करें कॉमन सर्फेसिस की। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जब आप ये ब्लीच वाला पानी यूज़ करें तो कपड़े से उस जगह को ड्राई ना करें, बल्कि उसको एयर ड्राई होने दें। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टू कीप ourselves safe from COVID-19 or coronavirus, and by adopting these things we will definitely break the chain. आप लोग सोच रहे होंगे कि चेन तो ब्रेक हो गई, लेकिन अभी तक जो हम लोग हर तरफ देख रहे हैं, मास्क यूज़ हो रहे हैं, हैंड ग्लव्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो क्यों नहीं अभी तक आया? तो here are them PPEs, your personal protective equipments or gears for COVID-19. ये इसलिए शेयर नहीं किए थे कि अगर आप वो 6 तदाबीर उनको आप फॉलो कर रहे हैं तो गियर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हमें अपने रोज़मर्रा के मामलात उनको भी चलाना है, तो उसके लिए समटाइम्स वो चीज़ें फॉलो करना पॉसिबल नहीं रहता, तो उसके लिए हमें PPEs यूज़ करने चाहिए। अब PPEs क्या है और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो नॉर्मली पहले आपको मैं सिंपल इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ PPEs से। तो सर्जिकल मास्क हैं, प्रोटेक्टिव ग्लव्स हैं, प्रोटेक्टिव गाउन एंड एप्रन है, एंड द लास्ट वन इज द प्रोटेक्टिव गॉगल्स। अच्छा, इसमें यह चीज़ ज़रूर नोट कीजिए कि सर्जिकल मास्क यूज़ करना चाहिए। सर्जिकल मास्क इज़ नॉट द वन जो हम लोग घरों में आज आपने देखा होगा कॉमन के लोग कॉटन से सी रहे हैं और वो होम मेड मास्क यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली सर्जिकल मास्क यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये मास्क 3 लेयर्ड मास्क होता है जो कि वेपर्स को अब्जॉर्ब करता है, और इसकी जो आउटर सरफेस है वो बाहर से मॉइस्चर अंदर नहीं आने देती है, और जो इनर लेयर है वो अंदर से वेपर्स को बाहर नहीं जाने देती। अगर आप नॉर्मल घर पे बनाया हुआ कॉटन का मास्क यूज़ करते हैं, वो कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। वो वेपर्स जो हैं, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है, ड्रॉपलेट्स जो आपके मुंह से निकल रहे हैं वो कपड़ा नहीं रोक सकता। इसी तरह बाहर अगर कोई ड्रॉपलेट है, कोई आदमी छींक रहा है, तो उसके ड्रॉपलेट्स को आप तक, आपके मुंह तक आने से नहीं रोकेगा। तो लिहाजा मेक श्योर करें आप सर्जिकल मास्क ही यूज़ कीजिए। ओके, अब कब क्या इक्विपमेंट यूज़ करना है, तो आप ये वाली डायग्राम देखें जिसमें कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड कोई भी पेशेंट है, कंफर्म केस, और अगर कोई बंदा क्वारंटाइन पे है जो कि डाउटफुल है, सस्पेक्टेड है कि यार इसको कोई COVID-19 ना हो, तो अगर आप उस आदमी के 3 फीट के अंदर, 1 मीटर के अंदर हैं, तो आप
आपको ये चारों प्रोटेक्टिव गियर्स यूज करने हैं। आपको ग्लव्स भी यूज करने हैं, आपको मास्क भी यूज करना है, आपको गाउन भी यूज करना है और गॉगल्स भी यूज करने हैं। अब ये कौन लोग हैं जो विद इन 1 मीटर या 3 फीट होंगे? मोस्टली डॉक्टर्स एंड नर्सेस। या अगर आपके घर पे कोई आदमी सेल्फ क्वारंटाइन पे है तो उस और आप वो एक अलग कमरे में है, लेकिन आप उसको खाना देने जा रहे हैं, खाने जब वो खा लेता है खाने की ट्रे रिसीव कर रहे हैं, मेक श्योर करें ग्लव्स, मास्क और गाउन ज़रूर पहने। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रे भी अफेक्टेड हो सकती है। खाना खाते दौरान उसको खांसी आई या उसने छींका और वो ड्रॉपलेट्स ट्रे पे लगे हुए हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि वो ट्रे उठाते हुए ग्लव्स पहने हो, आपने गाउन या एप्रन पहना हो। ये ट्रे आपके कपड़ों के साथ लगे तो उससे बेहतर है कि आपने गाउन पहना हो और ट्रे गाउन के साथ ही टच हो। तो ये वो केसेस हैं जिनके अंदर आपने चारों प्रोटेक्टिव गियर्स यूज करने हैं। उसके बाद दूसरा सिनेरियो आ जाता है कि अगर आप 1 मीटर से ज़्यादा लेकिन 2 मीटर से कम फासले पे हैं तो आपको ग्लव्स एंड मास्क यूज करना है। गाउन उसमें ऑप्शनल हो जाता है। गाउन एंड गॉगल्स दोज आर ऑप्शनल इन दैट केसेस। सो दिस इज द जोन इन विच यू मस्ट वेयर ग्लव्स एंड मास्क। अब ये कौन सा केस है? प्रैक्टिकली आप हॉस्पिटल की रिसेप्शन पे काम करते हैं जहाँ पे सस्पेक्टेड पेशेंट्स आते हैं फॉर द कोरोना वायरस, तो आप उनसे बेशक 1 मीटर से दूर हैं, 3 फीट से दूर हैं, लेकिन आपका फासला 6 फीट से कम रहता है। तो उस केस में आप ये ज़रूर यूज़ करें, ग्लव्स भी यूज़ करें और मास्क भी यूज़ करें। लेकिन अगर आपका और तीसरा ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन के अंदर बेसिकली जब आप 2 फीट से ज़्यादा है तो आप अपनी लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करें। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आप मॉल जा रहे हैं तो बेशक आप फासला मेंटेन कर रहे हैं 2 मीटर्स का, लेकिन समटाइम्स पॉसिबल नहीं रहता, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप ग्लव्स और मास्क यूज़ करें जब आप कॉमन या पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जा रहे हैं। सो दीज आर द प्रोटेक्टिव गियर्स दैट यू शुड यूज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट द कोरोना वायरस। ओके, ये कुछ पीपीईज के हवाले से आपको बताता जाऊं कि सही तरीका क्या है मास्क यूज़ करने का, ग्लव्स यूज़ करने का और गॉगल्स एंड गाउन यूज़ करने का। कोई भी आप पीपीई यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज दैट यू शुड वॉश योर हैंड्स। पहला स्टेप, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स। सेकेंड स्टेप, मेक श्योर दैट जब आप मास्क यूज़ कर रहे हैं यू हैव टू कवर योर माउथ, नोज एंड चिन, सो इट शुड बी कवर्ड। और जो अच्छे मास्क हैं, सर्जिकल मास्क हैं, उनके नोज पीस होता है उसको ज़रूर पंच करें ताकि नाक के ऊपर जो गैप है वो कवर हो सके। और उसके बाद आप स्ट्रैप्स को अच्छी तरह से मेक श्योर कर लें कि वो फिक्स हैं आपके ईयर्स के साथ। एंड देन यू शुड मेक श्योर कि जो आपका मास्क है वो आपके माउथ, नोज और चिन को कवर कर रहा हो। एंड द लास्ट थिंग, जब भी आपने रिमूव करना है अपना मास्क, आपने कानों के पीछे से उसको पकड़ के मूव करना है। कभी भी आपने मास्क के फ्रंट से पकड़ के मास्क नहीं उतारना। हमेशा ये मेक श्योर करना है कि मास्क जब भी उतारें तो उसको पीछे से पकड़ के, अपने स्ट्रैप से पकड़ के उसको उतारें और उसके फ्रंट पे कभी भी टच ना करें। इसी तरह से जब आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं, ग्लव्स पहनने सिंपल हैं, लेकिन जब आप पहने तो मेक श्योर करें वो सही तरह से आपके हाथों के साथ फिक्स हो जाएं और आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उनमें ग्लव्स आपके लिए हर्डल ना बने। लेकिन जब उतारना है, उतारने का तरीका यही है कि आप एक ग्लव उतारें और उसको अपने दूसरे हाथ में बंद कर लें। और जब आपने दूसरे हाथ का ग्लव उतारना है, इसी तरह 2 उंगलियों को अपने ग्लव के अंदर डालना है और उसकी मदद से उसको उल्टा करके आपने वापस अपनी हथेली में बंद कर लेना। इससे क्या होगा कि ग्लव की सीधी साइड के ऊपर आपका हाथ टच नहीं होगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी पीपीई यूज़ के बाद जब आपने उतारना है, मेक श्योर करें कि उसके फ्रंट पे आपका हाथ ना लगे। PPEs are good for protection, but at the same time उनको अच्छे तरीके से यूज़ करना, सही तरीके से यूज़ करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है
कि आपने पूरा दिन प्रोटेक्शन इस्तेमाल की, लेकिन जब उतारने की बारी आई आप अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर सके उससे। अच्छा जी, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोई कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट? नहीं, कोरोना वायरस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, कोई वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुई है। इवन जो ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल्स में वो भी जस्ट ये है कि आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, कि आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाए कि वो कोरोना वायरस के अफेक्ट से आपको बचा सके। तो नॉर्मली क्या है, जब सिम्टम्स आ जाएं, आपको बुखार है, आपको टायर्डनेस है और प्लस आपको खांसी है, तो पहला स्टेप क्या करना है कि आपने टेस्ट के लिए जाना है। टेस्ट में क्या रहता है कि आपका नोज सैंपल लिया जाता है, स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है आपकी नोज से, ऑब्वियसली फिर स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसका पीसीआर टेस्ट किया जाता है। जो टेस्टिंग होती है वो पीसीआर टेस्ट है जिसका रिजल्ट जनरेट होता है और फिर आपको रिपोर्ट मिलती है। सो नॉर्मली ये पूरा प्रोसेस 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स में कंप्लीट होता है टेस्टिंग का। तो 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं आपकी टेस्ट रिपोर्ट आने तक। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको इनिशियल सिम्टम्स हो तो आप फौरन हॉस्पिटल जाएं और टेस्ट करवाएं, क्योंकि टेस्ट रिजल्ट आने में भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है वायरस को किल करने के लिए, लेकिन इसमें आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या है, ईट वेल डाइट है जो आपने फॉलो करनी है। ग्रीन पोर्शन आपकी डाइट का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंड द येलो पोर्शन विच आर द फाइबर्स, द ब्रेड and the carbohydrates. These are the major portion of your diet. Protein should be less and the dairy products also should be less. So this is the first step towards your healthy eating, and this is the only treatment for the COVID-19. और यही हेल्दी ईटिंग या वेल ईटिंग के हवाले से जो इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स हैं आप वो लें। अपने विटामिन सी की इनटेक को बढ़ाएं, जिसमें ऑरेंज, कीवीज, दीज आर द नेचुरल रहें। आप अपने सप्लीमेंट्स यूज़ ना करें अनलेस कि आपको डायग्नोज हो जाए कोविड-19, तो वो डॉक्टर्स ही आपको वो गाइड सप्लीमेंट्स देंगे जो विटामिन सी और विटामिन ई के हों। लेकिन जब तक आपको नहीं है, आप क्वारंटाइन पे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स लें, फूड्स विच आर रिच इन विटामिन सी वो लें, विटामिन ई रिच फूड लें। अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और सबसे इम्पोर्टेंट लो फैट डाइट लें। तली हुई चीज़ें उनसे परहेज़ करें, पकोड़े वगैरह स्पेशली रमज़ान के अंदर उस पर हाथ हल्का रखें, ज़्यादा ज़ोर ना दें। तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें जितनी कम खाएंगे उतनी ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। The last thing is the myths for COVID-19. जैसा कॉमन है कि जी ब्लड डोनेट करने से कोरोना वायरस तो नहीं होगा, तो नहीं होता, उससे पेट से ट्रांसमिट होता है कोविड-19। तो अभी तक कोई ऐसे केसेस नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि कोविड-19 पेट्स के थ्रू ट्रांसमिट हुआ है। देन इम्पोर्टेड गुड्स, चाइना से जो माल आ रहा है उसकी पैकिंग के ऊपर कोरोना वायरस तो नहीं है। तो गुड न्यूज़ ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई केस सामने नहीं आया कि आदमी ने चाइना से आई हुई प्रोडक्ट ओपन की और उसमें से कोरोना वायरस ने निकल के हेलो हाई किया उससे और उसको कोरोना वायरस हो गया। ऐसा कोई केस अभी तक सामने नहीं आया। एंड द लास्ट थिंग इज, कैन आई कैच कोविड-19 फ्रॉम द फीसेस ऑफ समवन विद द डिजीज? तो कोई इतना करीब पीसीस के जाएगा क्यों? हाँ, अगर कोई एल्डरली पेशेंट है आपके घर में जिसके आप पैम्पर या डायपर चेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे हो सकता है। लेकिन क्योंकि आप प्रॉपर हैंड हाइजीन अगर रख रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप ऐसे पेशेंट को ज़रूर अटेंड कर सकते हैं, लेकिन विद प्रॉपर PPEs एंड मेक श्योर टू यूज़ हैंड सैनिटाइजर in those cases.
ओके व्यूअर्स, ये थी मेरी कोविड-19 के हवाले से आपके साथ इंफॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाह रहा था। दिस इज़ एन एंड टू द कोविड-19 अवेयरनेस सेशन। रेफरेंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि आप लोग इनको विज़िट कर सकें। और अगर आप मज़ीद मालूमात लेना चाह रहे हैं तो ये वो लिंक्स हैं जिन पे आप जाएँ तो आपको काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसमें जो सबसे पहला लिंक है ये मोहम्मद बिन राशिद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेस का है। ये आप मेरे नाम के साथ यहाँ नीचे 2 शील्ड्स देख रहे होंगे। बेसिकली ये मैंने इन्हीं की वेबसाइट पे जाके 2 कोर्सेज अटेंड किए थे जिनको आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। देन यू बिकम कम्युनिटी इम्यूनिटी एम्बेसडर एंड अ चैम्पियन, जहां आप खुद भी अवेयर हैं कि कोविड-19 से कैसे बचा जा सकता है। प्लस ये कोर्सेज करने के बाद इफ़ यू बिकम अ चैम्पियन एंड एम्बेसडर, सो इट इज़ अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑन यू कि आप भी इस तरह के अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करें और लोगों को मोटिवेट करें कि वो भी इनकी वेबसाइट पे जाएं और ये कोर्सेज लें ताकि वो सोसाइटी के एक यूज़फुल मेंबर्स बन सकें जो कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सकें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाएं, ये कोर्सेज को अटेंड करें एंड बिकम कम्युनिटी इम्यूनिटी चैम्पियंस एंड एम्बेसडर्स सो दैट यू कैन हेल्प द कम्युनिटी अराउंड द कम्युनिटीज अराउंड यू। और नेक्स्ट जो लिंक है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन का है यूएई में। उनके वेबसाइट पे भी आपको बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर covid.government.pk पे उन्होंने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की हैं, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें लाइव स्टैटिस्टिक्स भी हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं जहाँ पर यूज़फुल टिप्स उन्होंने शेयर किए हैं। तो मेरी प्रेजेंटेशन में जो भी मैंने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की है वो मेनली इन 4 रिसोर्सेज से ही मैंने कलेक्ट की है। तो अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं तो आप दीज आर द रिकमेंडेड रेफरेंसेस यू शुड फॉलो। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरी ये पहली वीडियो है जो कि काफ़ी बड़ी बन गई है और मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि ये सेशन इतना बड़ा बनेगा, लेकिन होपफुली आप इसको पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैं आपके साथ नेक्स्ट क्या टॉपिक शेयर करूं। मेरे जहन में ये है कि मैं आपको कोविड-19 का जो हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर जो उसका इफेक्ट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूं। अगर आप चाह रहे हैं मैं किसी भी और टॉपिक के ऊपर आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। घंटी के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, बेल आइकन को, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड बाय।